my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the in between questions. अभी हम सारे नोट्स डिस्कस करके आए हैं. आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और आपके जो कंसेप्ट्स है वो ब्रश अप हो जाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, हिट दी बेल आइकन, ताकि जो भी चैनल पे अपडेट्स आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हमारे पास इन बिटवीन बोले तो बेटा जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, तो पेज नंबर 3 पे सबसे पहले क्वेश्चंस आएंगे. ऑल्सो ये सब पेज नंबर्स आपकी जो रैशनलाइज बुक है उसके अकॉर्डिंग है. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना. अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ये मत सोचना कि यार ये तो पेज नंबर 3 पे या पेज नंबर 6 पे क्वेश्चंस नहीं है. ये जो लेटेस्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग है. ठीक है, सो पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. अब कौन सी चीज इनमें से मैटर है? तो हमने पढ़ा था मैटर की डेफिनेशन, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वॉल्यूम इज मैटर. तो हमने कहा था आसपास जितनी चीजें हैं सब मैटर है. अब कौन सी चीज मैटर नहीं है? वो हो गया जैसे लव, इट इज अ फीलिंग, तो वो मैटर नहीं है. गुस्सा आना, एंगर अगेन इज एन इमोशन, सो वो मैटर नहीं है. अब यहाँ पे देखो, चेयर हमारा मैटर है, एयर मैटर है, लव इज नॉट अ मैटर. कोई स्मेल आ रही है वो मैटर नहीं है. हेट, इट इज नॉट अ मैटर. आलमंड्स अगेन मैटर है. थॉट, आपको कोई थॉट आ रहा है, दैट इज नॉट मैटर. कोल्ड, कोल्ड फील होता है. अब जैसे यहाँ पे होता कि कोई चीज जैसे कोल्ड वाटर, तो दैट इज मैटर, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ कोल्ड लिखा है, ठंड फील होती है, तो दैट इज नॉट अ मैटर. देन लेमन वाटर, दैट इज अ मैटर. देन वी हैव स्मेल ऑफ परफ्यूम, अगेन किसी चीज का स्मेल आना. अगर सिर्फ परफ्यूम हो तो दैट इज मैटर, लेकिन स्मेल, परफ्यूम की जो स्मेल है, दैट इज नॉट मैटर. ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड देख लो, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. ये हमने एग्जांपल देखा था जब हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, और जब हमने क्या था कि जो मैटर के पार्टिकल्स है दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. तो हमें पता है मैटर के पार्टिकल्स आराम से इधर उधर मूव कर रहे हैं. जब खाना बहुत गर्म गर्म होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो डिफ्यूजन ज्यादा होता है, मतलब पार्टिकल्स और तेज 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 भागते हैं. क्योंकि हमने पढ़ा था भाई, टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा. ठीक है, सो कैसे लिखेंगे इसको? Since hot sizzling food has temperature higher than cold food and at higher temperature diffusion rate, मतलब जो movement है of particle is very fast, due to this the smell of hot sizzling food reaches us sitting several meters away. ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे आंसर्स पहले तो मैं समझा देती हूँ, देन लिख भी देती हूँ कि भाई इस तरीके से एग्जाम में लिखना है, क्योंकि मेरे सिर्फ समझाने से और आप एग्जाम में लिख के कैसे आओगे दोनों में डिफरेंस है ना. इसलिए यहाँ पे आंसर्स आपको इस तरीके से मिल जाएंगे कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन को इस तरीके से आंसर करना होता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो. अब एक कोई डाइवर है, ऊपर से वो छलांग लगा रहा है पानी में. अब ऐसा तो नहीं है पानी का सरफेस इतना रिजिड है कि जाके धड़ाम से, अगर नीचे कुछ वुडन का प्लेटफॉर्म हो और आप कूदोगे तो क्या होगा, धड़ाम से उसके ऊपर गिरोगे. लेकिन जब नीचे स्विमिंग पूल है, पानी है, तो पानी के अंदर आप डाइव थ्रू, मतलब उसके अंदर जा सकते हो. क्यों? क्योंकि पानी लिक्विड है, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस होता है, इसलिए हम उससे कट थ्रू कर सकते हैं. जैसे एक बकेट में पानी लो, आप पानी में हाथ आराम से डाल सकते हो, लेकिन वहीं किसी सॉलिड चीज में, अगर की जैसे लाइट है, मैं इसमें हाथ इंसर्ट करने की कोशिश करूं तो मैं इतना इजीली ऐसे थोड़ी उसमें से हाथ निकाल लूंगी, है ना. सो कैसे लिखेंगे? द डाइवर इज एबल टू इजिली कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल बिकॉज ऑफ द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. सो जो उनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में जो, क्योंकि वो दूर दूर है, उनके बीच में स्पेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए हम उससे कट थ्रू कर पाते हैं. इट इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट एट्रीब्यूट्स टू इजी डाइविंग. नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, what are the characteristics of particles of matter. so particles of matter की क्या characteristics हमने पढ़ी थी? एक तो they are very tiny, then they have space between them, then they are continuously moving and they have a force of attraction, मतलब एक दूसरे they particles attract each other. ठीक है, तो अब इसको देख लो कैसे लिखा है. presence of intermolecular space between particles, then particles are in constant motion, या मैं यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, particles are continuously moving, then they attract each other, and all matter is composed of very small particle which can exist independently. ठीक है, तो they are made up of very tiny particles. ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. पेज नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1, द
मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी का डिफाइन कैसे किया है, किसी चीज का मास अपॉन में उसका कितना वॉल्यूम है वो हमारा होता है डेंसिटी। ठीक है, और तरीके से आप डेंसिटी को ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर आप कंपेयर करो पानी को और दूध को, तो पानी जैसे हम दोनों चीजें पतली होती है, लेकिन आप समझने की कोशिश करना कि वो बहुत ज्यादा पतली चीज है और उसमें थोड़ी सी हमें मिल्क में थिकनेस मिलेगी, या हम किसी हनी से उसको, या मान लो घर में कभी आपने देखा होगा मम्मी ने अगर चाशनी बना के रखे या रोवजा होता है, सो हम देख सकते हैं कि रोवजा की कंसिस्टेंसी और पानी की कंसिस्टेंसी में फर्क है। तो वहां पे हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि रोवजा जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो क्या क्या चीजें दे रखी है, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। सो इसमें सॉलिड हमारा अभी आंसर मत देखना, ठीक है, पहले इसको समझना। सॉलिड हमारा आयरन है, सो सबसे ज्यादा आयरन आएगा सबसे पहले, मतलब हमारा सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला आयरन होगा। उसके बाद उससे कम डेंसिटी किसकी होगी बेटा, आयरन के बाद चॉक आना चाहिए क्योंकि वो भी सॉलिड फॉर्म में है। चॉक के बाद अभी के लिए कॉटन को भूल जाओ, ठीक है, चॉक के बाद हमारा क्या आएगा, हनी आएगा, क्योंकि देखो वाटर और वो तो गैस हो गए दोनों। आप अगर लिक्विड में कंपेयर करूं तो हनी और वाटर है, हनी ज्यादा थिक है तो इसके बाद हनी आना चाहिए, देन हनी के बाद वाटर आएगा। ठीक है, तो हमारा सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया। अब लिक्विड के बाद गैस पे चलो तो एयर और एग्जॉस्ट। अब एयर जो है और एग्जॉस्ट से जो चिमनी से निकल रही है, जो चिमनी से निकल रही है बेटा उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो वो ज्यादा हैवी होगी, ज्यादा डेंस होगी, तो इसके बाद आएगा चिमनी वाली जो है वो, एंड इसके बाद आएगा एयर। ठीक है, अब हमने छोड़ा कॉटन को, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए भाई आयरन, चॉक और फिर कॉटन होना चाहिए, है ना, क्योंकि जब हम सॉलिड की बात करें तो देखा जाए कॉटन भी तो एक सॉलिड फॉर्म में ही है, लिक्विड या गैस में तो नहीं है। लेकिन जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, अब इमेजिन करो आप, ये जो मास और वॉल्यूम की बात हो रही है, कॉटन का जो वॉल्यूम होता है, जैसे अगर मैं बोलूं 1 किलो कॉटन चाहिए मेरे को, सो वो कितना ज्यादा होगी। लेकिन अगर उसको कंपेयर करोगे, आप उसको ऐसे एक थैली से, मतलब जैसे भरा इतना बड़ा बंडल कॉटन का दे दे, आप यूं करके आराम से उसको उठा सकते हो, क्योंकि उसका जो मास पर वॉल्यूम है वो बहुत कम है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन मास उतना ही कम है। एंड इसमें एक और चीज मैं इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, दैट इज कंप्रेस करना। अगर आप कॉटन को, जैसे कॉटन पैड लो, उसको पानी में डालो, क्या होगा, इतनी सी हो जाती है, तो वो कैसे कितनी ज्यादा कंप्रेस हो जाती है। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा कंप्रेस हो पा रही है मतलब उसकी डेंसिटी बहुत कम है। इसीलिए जो हमारी ये कॉटन है बेटा वो चॉक के बाद नहीं आएगी, वो हनी और वाटर के भी बाद आएगी, वो चिमनी वाले से पहले आएगी। फिर से मैं पूरा ऑर्डर में लिख दूंगी, अभी सिर्फ समझाना है क्यों वो इन दोनों के बीच में आई है बेटा, क्योंकि वाटर से डेंसिटी कम है कॉटन की, लेकिन एग्जॉस्ट से जो, अब एयर के कंपैरिजन में कॉटन को लोगे तो इमेजिन कर लो दोनों की डेंसिटी, अब कॉटन एयर से तो ज्यादा ही है ना, तो जो एग्जॉस्ट से चिमनी में से एग्जॉस्ट निकल रहा है उससे तो ज्यादा ही होगी। तो अब ये कंसेप्ट समझ आ गया, फिर से मैं ऑर्डर में लिख रही हूँ, इसको मैं रब कर रही हूँ, अब ढंग से हम समझेंगे क्योंकि हम कॉटन वाला कंसेप्ट समझ गए। आप पहले तो देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, तो सबसे पहले हम देखना है सबसे कम डेंसिटी वाला कौन सा होगा। सो यहाँ पे इस पूरे में एयर जो है उसकी डेंसिटी सबसे कम है, सो ये लिख दिया हमने एयर। देन उसके बाद है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एग्जॉस्ट आएगा चिमनी से जो निकल रहा है, सो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एंड उसके बाद हमारा क्या आएगा, उससे ज्यादा डेंसिटी में आएगा कॉटन। ठीक है, अभी हम इसको समझ के आए हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉटन की डेंसिटी इनसे तो ज्यादा है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं पानी, हनी और आयरन और चॉक, इन सब से उसकी डेंसिटी बहुत कम है। अब इसके बाद कॉटन के बाद किसकी डेंसिटी होगी, वाटर की, और वाटर से ज्यादा हनी की डेंसिटी होगी, फिर हनी से ज्यादा चॉक की डेंसिटी होगी, एंड चॉक से ज्यादा आयरन की डेंसिटी होगी। ठीक है, सो इस तरह से हम इसमें लगा देंगे। सारे अरेंज करने बहुत इजी थे, सिर्फ ये कॉटन वाला था जो आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, यहाँ बहुत छोटा छोटा लिखा है, थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो मैं पढ़ूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना जितना जूम कर सकते हैं इसको जूम कर लेते हैं। आई थिंक दिस मच इज इनफ। ठीक है, बाकी मैं साथ साथ बोलती रहूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा।
जब हम सॉलिड की बात करते हैं बेटा तो उसकी शेप कैसी होती है, उसकी एक डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड की शेप कोई डेफिनेट नहीं होती, जिस कंटेनर में डालोगे उस शेप का हो जाएगा। सेम गोज फॉर गैस, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। देन सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स रहता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स रहेगा बेटा, 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसको किसी भी कंटेनर में डाल लो। देन इनफाइनाइट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, इसको आप कंप्रेस कर सकते हो, इसको प्रेशर लगा के इसको आप और ज्यादा उसमें भरना चाहो गैस कोई चीज में तो भर सकते हो। देन अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो बेटा सॉलिड में मैक्सिमम होता है, देन इसमें कम होता है कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन गैस की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और गैस की बात करें तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। देन सॉलिड हमारे कंप्रेस नहीं हो सकते, लिक्विड हमारे कंप्रेस नहीं हो सकते, लेकिन गैस को आप प्रेशर लगा के कंप्रेस कर सकते हो। देन वी हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होता है मूवमेंट। सो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास है, और अगर पार्टिकल्स बहुत पास है तो वो मूवमेंट नहीं कर पाते, तो वहां पे क्या करते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। मतलब वहां पे क्योंकि मूवमेंट ज्यादा नहीं हो सकती तो हम कहेंगे वहां की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, सो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड सॉलिड से ज्यादा, इनमें क्योंकि स्पेस होता है थोड़ा बहुत इधर उधर पार्टिकल्स घूम सकते, तो सॉलिड से ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी गैस में, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है बच्चे, तो वो आराम से इधर उधर घूम सकते हैं, मोशन है उनमें, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ, पार्टिकल्स लिखा है वैसे, चलो। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, रेदर दे वाइब्रेट ओनली एट देयर फिक्स पोजीशन, जैसा मैंने अभी बताया, इसी से ही मिलता जुलता हो गया कि भाई हमारे पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, तो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा स्पेस है तो एक दूसरे से ऐसे इधर उधर करके ऊपर नीचे से निकल जाते हैं। एंड पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है तो वो जिस डायरेक्शन में जाएं इधर उधर घूम सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनकी सॉलिड की डेंसिटी हाईएस्ट होती है, अभी डेंसिटी वाला हम करके आए हैं। डेंसिटी इज लोअर, इनकी डेंसिटी कम होती है, एंड इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। ठीक है, एरो दूसरी गलत लगा दिया मैंने, इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, लेकिन अभी हम इसमें एक एक्सेप्शन भी देख के आए हैं बेटा, कौन सा, जो हमारा कॉटन है, क्योंकि उसका मास और वॉल्यूम का रेशियो अलग है, इसलिए उसकी डेंसिटी लिक्विड से क्या थी, कम थी, ज्यादा बोल रही हूँ मैं, ज्यादा तो सॉलिड में होती है, उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम थी। नेक्स्ट है, सॉलिड की बात करें तो वो फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड हमारे फ्लो कर सकते हैं, और गैस भी हमारी फ्लो कर सकते हैं। गैस फ्लो करती है ना भाई, यहाँ पे सारी फ्लो कर रही है, जो गैस पाइपलाइन में गैस आती है फ्लो करके ही आती है, पानी को पाइप से फ्लो करा सकते हो आप, लेकिन सॉलिड्स के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ये डिफरेंस हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी पार्ट देख लो एक बार। कमेंट अपॉन दी फॉलोइंग, रिजिडिटी क्या होता है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, फ्लूइडिटी क्या होता है, फिलिंग गैस कंटेनर क्या होता है, शेप क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी क्या होता है। तो बहुत अच्छा सा हमारा क्वेश्चन है, जितने डाउट्स आपको इन वर्ड्स में सब क्लियर हो जाएंगे। सो रिजिडिटी की बात करें तो कोई चीज, किसी का अगर स्ट्रक्चर रिजिड है कि आप उसको जब तक एक्सटर्नल बहुत ज्यादा फोर्स से भी उसका शेप वगैरह चेंज नहीं कर पा रहे, वो हो गया रिजिड होना। इन सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, कोई चीज जैसे हम कहते हैं ना कि यार अगर इसने बोल दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं जाएगा, तो वो बहुत रिजिड है, उसका नेचर बहुत रिजिड है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंग्लिश में आपको उसका मीनिंग समझा रही हूँ। सो रिजिडिटी को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स शेप व्हेन ट्रीटेड विद एक्सटर्नल फोर्स। सो जैसे सॉलिड है, अब अगर आप देखो एक लकड़ी का लॉग ले लो, वुडन लॉग है, उस पर अगर मैं हाथ से प्रेशर लगाने की कोशिश करूँ या दीवार पे हाथ से प्रेशर लगाने की चेंज करो, वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। लेकिन अब जैसे भाई दीवार भी, उस पर हथौड़ा मारो, क्यों नहीं शेप चेंज करेगा। एक वुडन लॉग है, उस पर जोर से हाथ, जो कराटा एक्सपर्ट होता है क्या करता है, जोर से हाथ मारेगा तो वो टूट ही जाएगा। मतलब एक लिमिट तक एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो हर चीज ही टूट जाएगी ना। चलो नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बेटा कंप्रेस करना, किसी चीज को समझ लो, कंप्रेस वर्ड आता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हो आप। ठीक है, अब अगर हम सॉलिड को, जैसे इसको मैं बहुत जोर से प्रेस करती रहूं, क्या ये ऐसा पतला सा हो जाएगा, नहीं। वाटर में भी सेम चीज है, लिक्विड भी हमारे, अब 1 लीटर पानी है, उसको जितना मर्जी प्रेशर लगा लो वो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा सा कंटेनर लिया, 1 लीटर पानी डाला और अब उस पर बहुत प्रेशर लगा रहे हो तो वो आधा लीटर हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा। सो
कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अलाउ कंप्रेशन अंडर हाई प्रेशर एंड द गैस शो दिस प्रॉपर्टी। सिर्फ गैस ऐसे है जो कंप्रेसिबल है, गैस को अगर आप कंप्रेस करोगे, जैसे अगर आपको एक सिलेंडर फिल करना है तो आप उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम की गैस उसमें डाल सकते हैं क्योंकि गैस को हम कंप्रेस कर सकती हैं। देन फ्लूइडिटी की बात करो, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो और मूव अबाउट फ्रीली। किसी भी चीज की फ्लूइडिटी की अगर हम बात करें तो वो आराम से, जैसे हमने देखा वाटर हमारा लिक्विड और गैस जो है वो आराम से फ्लो कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिलिंग अ गैस कंटेनर। अब एक गैस कंटेनर को भरना क्या होता है, गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, हेंस दे कैन बी फिल्ड विद इन अ वेसल एट हाई प्रेशर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैस अलाउज देयर convenient filling into a small container or cylinder and that also in large volume. It also allows their easy transport from one place to other example CNG. So basically फिलिंग अ गैस कंटेनर क्या होता है, अगर आपके पास एक जैसे सिलेंडर है घर में, पहले आप तो पाइपलाइंस आ गई हैं, जब सिलेंडर आते तो उसमें क्या होता है गैस फिल होकर आती थी। तो ऐसी किसी भी चीज में गैस क्योंकि कंप्रेसिबल है उसको आप इतना कंप्रेस करके उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस डाल सकते हो, जस्ट उसकी क्योंकि प्रॉपर्टी है कि उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शेप। अब शेप क्या होता है, इट इज द डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन एन एक्सटर्नल बाउंड्रीज। जैसे ये मेरे पास हाथ में स्टाइलस है तो इसकी कुछ शेप है, इसकी कुछ बाउंड्रीज फिक्स है। आप एक स्क्वायर कुछ बॉक्स देखोगे तो वो बॉक्स उसकी जो बाउंड्रीज है वो फिक्स है, उसकी शेप फिक्स है। ठीक है, सो इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज शेप। देन हमें बात करनी है काइनेटिक एनर्जी की। तो मैंने आपको बताया था सिंपल वर्ड्स में भाई कि अगर कहीं भी मूवमेंट है, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट मीन्स मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ये सिंपल सी चीज है, अगर मैं इसको ऐसे करके इसको धक्का देके इसको फ्लो कराने लग दूं तो इसमें क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई। एक बॉल को रोल करो उसमें काइनेटिक मतलब मूवमेंट को हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, जहां भी मूवमेंट होगा वहां काइनेटिक एनर्जी है। सो मोशन अलाउज पार्टिकल्स टू प्रोसेस एनर्जी विच इज रेफर टू एज काइनेटिक एनर्जी। मोशन क्या है, मूवमेंट है बेटा। The increasing order of kinetic energy possessed by various states of matter are solid, liquid and gas। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इसमें गैस में होती है। अगेन क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतनी दूर दूर है वो आराम से इधर उधर घूम सकते हैं, तो वहां पे मूवमेंट ज्यादा हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। लिक्विड के पार्टिकल्स आपके थोड़े से पास पास आ गए तो वहां पे मूवमेंट थोड़ा कम हो गया। एंड सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास है बच्चे, तो उसमें जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ही कम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, लास्ट डेंसिटी। अभी हम क्वेश्चन पढ़ के आए। डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास पर वॉल्यूम। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस या मैटर इज नोन एज इट्स डेंसिटी। और आप इसको ढंग से ऐसे याद कर सकते हो कि कोई चीज कितनी ज्यादा थिक हमें फील हो रही है, थिक मतलब उसकी मोटाई नहीं, जैसे पानी और शहद को कंपेयर करेंगे तो क्या थिक फील हो रहा है, दैट इज इट्स डेंसिटी। जितना ज्यादा आपको उसकी थिकनेस फील हो रही है वो हमारा हो जाएगा उतना ही ज्यादा डेंस। ठीक है, चल आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए है अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। अब देखो गैस का, जैसे अब एक मान लो एक मेरे पास कंटेनर है, उसमें अगर मान लो मैंने 1 गिलास पानी डाला, ठीक है 1 लीटर का कंटेनर है, 1 गिलास पानी डालोगे क्या होगा, पानी जाके नीचे इकट्ठा हो गया। लेकिन अगर उस 1 लीटर के कंटेनर में थोड़ी सी गैस डालती हूँ तो क्या गैस सारी नीचे जाके इकट्ठी हो जाएगी, नहीं, गैस क्या करेगी उस कंटेनर को पूरा भर देगी। देन अगर आपने उसमें, और जैसे एक बैलून है, ठीक है, बैलून को ब्लो करोगे, उसमें आप हवा भर रहे हो, तो जैसे आप हवा भरोगे बैलून पूरा तरह से फूल जाता है, उसमें हर जगह जहां प्रेस करोगे वहां पे आपको वहां पे एयर फील होगी। आप उसमें और अगर हवा भरनी तो और मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रेशर करके उसमें और हवा भर रहे हो। सो फिर से आपने अगर मान लो आधा बैलून ही अभी तक फुला है, लेकिन वो गैस क्या है, ऐसा नहीं है कि वो बैलून में जरा सा लास्ट में गैस दिखेगी, आपको पूरा उसको फुला हुआ दिखाएगी, हर जगह वो गैस फैल जाएगी। ठीक है, सो यही बोला गया है, सिंस द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, दैट इज एक्सट्रीमली लेस, हेंस particles freely move, flow in all possible direction. As a result, gas fills completely the vessel in which it is kept. So जैसे ही हम एक वेसल में गैस को भरेंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इधर उधर हर जगह घूम सकते हैं, तो गैस पूरी उसमें वेसल में या उस कंटेनर में फैल जाएगी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास है बी पार्ट।
गैस exerts pressure on the walls of the container. So अब वो कह रहे हैं जिस भी कंटेनर में हम गैस रखते हैं ना, जैसे एक बॉटल के अंदर रखा है तो बॉटल का जो अंदर का सरफेस है उसकी जो वॉल्स है उस पे प्रेशर लगाती है। क्यों प्रेशर लगाती है? ये देखो, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो मैंने इसको लॉक कर दिया, यहाँ पे मैंने इसके अंदर गैस भरी। अब गैस के पार्टिकल्स क्या है बेटा, वो कहीं पे भी इधर उधर घूम सकते हैं, दूर दूर है। तो अब गैस का पार्टिकल जो यहाँ आया वो यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि वो जा सकते, धक्का लगेगा ना, बार बार इधर उधर होंगे, तो क्या होगा, पार्टिकल्स ये जो अंदर की वॉल है इस पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। सो फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स ऑफ गैस हिट द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर continuously and randomly, therefore such random and erratic motion of gas particles exert pressure on the walls of the कंटेनर। तभी क्या होता है, जब हम बैलून को बहुत ज्यादा फुलाते जाओगे, अब उसमें हवा भर गई तो वो क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा हवा भर दोगे, क्योंकि वो बॉल के अंदर की जो वॉल्स है उस पर प्रेशर लगा रहे, तो अगर बहुत ज्यादा हवा भर जाएगी तो वो फट जाता है। या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप बहुत ज्यादा गैस भर रहे हो, अगर लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो वो बर्स्ट आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। अब एक वुडन टेबल है, उसको हम सॉलिड क्यों बोल रहे हैं, उसको हम लिक्विड या गैस क्यों नहीं बोल रहे हैं? बड़ा सिंपल सा होता है यार, दिख रहा है वो लिक्विड और गैस नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज को आंसर करोगे तो कैसे करोगे कि जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है वो सब एक वुडन टेबल में है, दैट इज व्हाई इट इज सॉलिड। तो कैसे लिख सकते हैं, वुडन table particle is quite rigid, have a fixed location and also possess a definite shape and volume. Due to all these properties we should call a wooden table a solid structure. ठीक है बेटा, सॉलिड सब्सटेंस, सॉरी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। सो ये हमने बीच में बात भी करी थी, हवा में मैं आराम से हाथ हिला सकती हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे एक वुडन का वो ब्लॉक लग दोगे, क्या मैं वहां से भी हाथ आराम से निकाल पाऊंगी? अब कोई कराटे एक्सपर्ट है वो तो ठां करके उसमें मारेगा और हाथ उससे पास कर लेगा, लेकिन हम सब वो चीज नहीं कर सकते। क्यों? अगेन वही रीजन है कि जो एयर है उसके जो पार्टिकल्स है बेटा वो काफी दूर दूर हैं एंड उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, इसलिए हम मूव कर पा रहे हैं। लेकिन वही जो वुडन ब्लॉक आता है वो सॉलिड है, उसके जो पार्टिकल्स है बहुत पास है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए आप फ्रीली उसमें हाथ मूव नहीं कर सकते। सो वी कैन राइट इट एज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड सिंस पार्टिकल ऑफ गैस आर far apart, so same is true for the air, therefore we can easily move our hand in the air, but a solid block of wood is hard and rigid that resists any change in the location of its particles, hence we need a karate expert in case of solid block of wood। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है ये, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। अब हमें पता है जो लिक्विड है बेटा, लिक्विड जो है उसकी जो डेंसिटी है वो कम होगी सॉलिड के कंपैरिजन में। सो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। अब सॉलिड कोई चीज है उसकी डेंसिटी, जैसे हम पढ़ रहे थे आयरन चौक, हमने कहा ये तो सॉलिड है, इनकी डेंसिटी तो ज्यादा होगी, वाटर वगैरह लिक्विड की डेंसिटी कम होगी इससे। सो ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी आईज है, आपने देखा होगा अगर आप बर्फ डालो, जैसे एक पानी में भी एक गिलास पानी का लिया उसमें आप बर्फ डालोगे तो ऐसा नहीं है, अब है तो बर्फ की डेंसिटी ज्यादा तो उसको नीचे चले जाना है, लेकिन वो पानी में ऊपर फ्लोट करती रहती है ना, फ्लोट करती है ना। वो क्यों करती है? वो उसको तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे चले जाना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जब हम आइस क्यूब की बात करते हैं ना तो उसका जो स्ट्रक्चर है, अंदर जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनता है ना, वो इस तरीके से केज वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं वो। सो थोड़ा बड़ा बना देती हूं मैं, इस तरीके से एक केज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब क्योंकि वो स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं तो उनके बीच में आप देखो ये कितना सारा स्पेस आ जाता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर की वजह से जो है वो आइस हमारी फ्लोट करती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, दो आइस इज अ सॉलिड बट इट हैज अ केज लाइक स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर है वो केज जैसा होता है, hence there are large number of empty spaces between them, so उसके अंदर बहुत ज्यादा empty spaces है it's between its particle, these spaces are larger as compared to the spaces present between the particles of water। अब solid के बीच में अगर space particles का ये इतना सारा space है, liquid में भी इतनी जगह नहीं है, तो इसीलिए compare to water उसमें अब space ज्यादा है,
Hence the density of ice is less than the that of water. A substance with lower density than water can float on water, therefore ice floats on water. अब क्योंकि उसका एज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक बोल रही हूँ मैं, केज लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इसलिए उसमें स्पेस ज्यादा हो गया कंपेयर टू लिक्विड। इसीलिए जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो हमारी आइस की डेंसिटी, आइस क्यूब की डेंसिटी कम हो जाती है कंपेयर टू लिक्विड। अब अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट कर सकते हैं। दिस गोज सेम फॉर जो हमने अभी कॉटन वाला डिस्कस किया कि कॉटन वाला, अब कॉटन्स को भी देखो तो वो कॉटन कैसे, उसमें कितने सारे पोर्स हैं, तभी उसके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ गया है कंपेयर टू लिक्विड। इसीलिए वो भी हमारा क्या था, उसमें भी हमने कहा था कि लिक्विड से कम डेंसिटी है उसकी। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं चीजों में। चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास है पेज नंबर 9। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस स्केल। सो सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, बेसिकली आपको कैल्विन में दे रखा है बेटा, आपको इसको डिग्री सेल्सियस में करना है। जब भी कैल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाते हैं तो हम माइनस करते हैं 273। याद दिला देती हूँ मैं, हमने इसको ऐसे पढ़ा था 273.16 या 15 होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन में 273 यूज करते हैं जब भी आप सेल्सियस से कैल्विन में जाओगे। अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, के बाद में आता है तो प्लस होगा। एंड जब भी आप कैल्विन से बेटा सेल्सियस में जाओगे, अब के बाद में आना चाहिए ना अल्फाबेटिकली, सो इसलिए इसको माइनस करते हैं हम। ठीक है, सो अब देख लो, अब हमें कैल्विन से कहाँ जाना है, सेल्सियस में, तो हम माइनस करेंगे। अब 300 में से माइनस कर दो 273, ये आ जाएगा। 10 में से 3 माइनस करोगे 7 आ जाएगा। 9 में से 7 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। तो ये आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर हम इसकी बात करें तो अगेन 573 में से 273 माइनस करेंगे, में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे, ये आ गया बेटा 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, पानी अगर 250 डिग्री सेल्सियस है, पानी का जो टेम्परेचर हमें पता है वो ये है कि भाई पानी 0 डिग्री पे आते, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आते ही वो क्या होने लगता है, जमने लगता है, फ्रीज होने लगता है। एंड 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक वो लिक्विड रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे आते ही उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, तो वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है। सो 0 से 100 के बीच में है। अब अगर टेम्परेचर बेटा 250 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो इस केस में क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया, तो वहां पे क्या है, वो गैस में चेंज हो चुका होगा। 100 डिग्री पे आते ही वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो गया होगा, गैस स्टेट में। सो वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। ओके, देन वी हैव 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अभी आया है। यहाँ पे फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ लेटेंट हीट वाला टॉपिक। एक सॉलिड होता है, उस पर आपने हीट प्रोवाइड करी, उसका टेम्परेचर बढ़ा। एक पॉइंट पे जब वो अपने बॉइलिंग मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, यहाँ पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और फिर 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहता है और वो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। सेम फिर हीट प्रोवाइड करते रहो, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही पानी आएगा, अब वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया, उसका टेम्परेचर नहीं बना, ये लेटेंट हीट हमारी ऐड होने लग जाती है। सो हीट अभी भी आ रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। सो वो यहाँ पे जब वो गैस स्टेट में पहुंच जाएगा तब भी वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, लेकिन यहाँ पे सारा क्या हुआ, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। सो हम कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है बेटा और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। सो एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड gaseous form. At this temperature, after getting the heat equal to the latent heat of the vaporization, water starts changing from liquid to gas. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आते ही लिक्विड से अब वो गैस में चेंज होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ से लेके यहाँ तक 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो हमें नहीं पता पानी अब इस स्टेट पे, तो भाई हम यही कहेंगे लिक्विड या गैस दोनों में ही एग्जिस्ट कर सकता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे थर्ड क्वेश्चन है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट।
फिर वही चीज जो भी हम डिस्कस करके आ रहे थे, अगेन मैं यहाँ पे अब ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। सॉलिड को ये समझा कैसे था हमने, यहाँ पे हम लेते हैं हीट, कि आप सॉलिड को हीट प्रोवाइड कर रहे हो और साथ साथ उसका टेम्परेचर नोट कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास मान लो एक आइस क्यूब था, आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही हीट करना स्टार्ट किया उसका टेम्परेचर बढ़ा 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 बढ़ा। अब एक पॉइंट पे आके जो हमारा 0 डिग्री बेसिकली होता है, क्योंकि ये सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ कि वो मेल्ट करना स्टार्ट हो गई, लेकिन अब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा है। लेकिन इस 0 डिग्री सेल्सियस में ये पूरे प्रोसेस में बेटा मेल्टिंग हो गई, आइस हमारा पानी बन गया। तो ये जो स्टेट चेंज हुई, यहाँ पे ये सारी उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली बेसिकली, क्योंकि हीट तो हम दे रहे थे, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, टेम्परेचर उतना ही रह रहा था। ये सारी हीट एनर्जी यूज हुई कन्वर्ट करने में स्टेट को। फिर सेम चीज होती है, अब ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, अब फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे आया, अब भाई पानी का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। फिर अब टेम्परेचर अब देखोगे 100 डिग्री 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, कांस्टेंट हो गया टेम्परेचर हमारा। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, लिक्विड से वो गैस में चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, क्या हो गया इसको, क्वेश्चन में हमसे पूछा था फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज। और टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रह रहा है बेटा, क्योंकि अब जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट एनर्जी यूज हो रही है स्टेट को चेंज करने में। तो कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, दिस इज बिकॉज all the heat supplied to increase the temperature is utilized in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. This heat is called the latent heat and latent heat does not contribute in increasing the temperature of the substance. ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। तो एटमॉस्फेयर में जो गैस है, आप आपके पास सिंपल बात कर रहे हैं, वो गैस को अगर मान लो हमें लिक्विफाई करना है, लिक्विड करना है, तो कैसे करेंगे। एक तो सिंपल हमने देखा, सॉलिड को बेटा वाटर कैसे, वो सॉलिड को आप लिक्विड में कैसे लाते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हम। टेम्परेचर जैसे अच्छा वाला फ्रीजर में पड़ी हुई है बर्फ, उसका बाहर रखोगे, गर्मी प्रोवाइड कर दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, लिक्विड हो गया। फिर लिक्विड से गैस में जाने के लिए क्या करते हैं हम, फिर से टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। जैसे आपने लिक्विड लिया, पानी लिया, अब पानी को आप गर्म कर दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो क्या होगा, गैस में हो जाएगा। यही अगर आपको उल्टा करना है, मतलब जैसे लिक्विड से सॉलिड पे आना है, तो पानी को क्या करोगे, फ्रीजर में रखोगे। मतलब आपने क्या किया, लिक्विड से सॉलिड में आने के लिए बेटा टेम्परेचर को कम कर दिया। तो लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए अगर टेम्परेचर को कम करा है, तो गैस को भी अगर लिक्विड में जाना है, बेसिकली रिवर्स जाना है, तो हम या तो टेम्परेचर को कम कर देंगे, या हमें पता है भाई गैस हमारी कंप्रेसिबल होती है, तो हम प्रेशर लगा के भी, टेम्परेचर से भी और प्रेशर से भी, प्रेशर लगा के भी उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इट कैन बी अचीव ईदर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दो, और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे। इसका एग्जांपल और एक हो सकता है, जैसे गरम गरम सब्जी बनी, या जैसे आपने देखा होगा घर में दूध जब बॉईल हो जाता है, उसके ऊपर आप कवर कर दोगे, तो क्या होगा बेटा, वहां पे क्योंकि दूध अभी बहुत गर्म है, तो उसमें से वेपर्स निकल रहे हैं, तो उस प्लेट के ऊपर क्या, तो छोटे छोटे से डॉट आ जाते हैं। लेकिन विद टाइम जब वो ठंडा हो जाता है, तो वो वेपर्स क्या होते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, मतलब गैस से फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। सो टेम्परेचर डिक्रीज होने से ये हुआ कि अब वो ठंडा होने लगेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। सो जो हमारे डेजर्ट कूलर होते हैं वो ज्यादा अच्छी कूलिंग क्यों करते हैं, अगर बाहर बहुत गर्मी और सूखा जैसे बोलते हैं ना, एक तो होता है ह्यूमिडिटी वाला दिन की बहुत चिपचिप वाला मौसम है, तब हमें लगता है कूलर की हवा तो लग ही नहीं रही, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी होती है बेटा ऑलरेडी एनवायरनमेंट में इतने ज्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट है कि इवेपोरेशन ज्यादा नहीं हो पाता। बट व्हेन इट इज अ ड्राई डे तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है। इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग पीछे छोड़ के जाता है, दैट इज वाई इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो कूलिंग भी ज्यादा होगी। इट इज बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई एंड लेस ह्यूमिड ऑन अ हॉट ड्राई डे एनेबलिंग बेटर इवेपोरेशन होगी, हाई लेवल्स ऑफ इवेपोरेशन प्रोवाइड बेटर कूलिंग इफेक्ट्स, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज दी वाटर केप्ट इन अ अर्थन पॉट, मटका जो होता है, बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। सो आपने देखा होगा अगर आप मटके में पानी रखोगे ना तो उसमें पानी ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो मटका होता है किससे बना होता है? मिट्टी से बना होता है एंड उसके ऊपर पोर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको दिख रहे हैं उसमें छेद है, पानी लीक नहीं होता, लेकिन उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है जो पानी अंदर रखा है ना वो धीरे धीरे मिट्टी उस पानी को सोख के उस पानी को थोड़ा थोड़ा सरफेस पे लाती रहती है। अब जैसे ही वो सरफेस पे आता है, क्योंकि गर्मी है बाहर बहुत ज्यादा, तो वो पानी इवापोरेट होता रहता है। अब जब वो इवापोरेट हो जाएगा तो वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ेगा। इस वजह से मटका हमारा ठंडा रहता है और उसके अंदर का पानी भी ठंडा रहता है। ठीक है, सो द अर्थन पॉट इज पोरस, मतलब पोरस मतलब उसमें बहुत ज्यादा पोर्स हैं, विद लॉट्स ऑफ पोर्स ऑन इट द वाटर ओजेज आउट, मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे बाहर, क्योंकि वो मिट्टी से फैलता हुआ बाहर निकलता रहता है, oozes out through these pores and the water gets evaporated at the surface of the pot, thereby causing cooling effect. This makes the pot cold and the water inside the pot cools by this process. ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। सो ये पेट्रोल तो मुझे नहीं लगा किसी ने डाल के देखा होगा अपने हाथ पे, बट एसीटोन नेल, जब नेल पेंट रिमूव करते हैं तो फील हुआ होगा, या परफ्यूम लगाते हुए अगर आप अपनी स्किन पे परफ्यूम अप्लाई करोगे बेटा तो क्या होता है, हमें ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि ये जो परफ्यूम है, पेट्रोल है या एसीटोन है, ये बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं। पानी डालोगे उतनी जल्दी नहीं इवापोरेट हो जाएगा हमारी बॉडी से, लेकिन ये चीजें जो है परफ्यूम वगैरह बहुत जल्दी डलते ही इवापोरेट हो जाएंगे। आपको लिक्विड नहीं दिखेगी, जैसे आप करोगे बहुत ज्यादा डल जाएगा, लिक्विड दिखेगा, लेकिन 2 मिनट में वो गायब हो जाएगा। तो वहां पर इवापोरेशन बहुत ज्यादा होती है, और जब भी इवापोरेशन होगी तो वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाती है। ठीक है, सो एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम इवापोरेट व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एयर, द इवापोरेशन कॉज कूलिंग सेंसेशन इन आवर हैंड्स। ओके बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। आपने देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं, उनको आदत है, जैसे सॉसर क्या होता है, पहले तो कप का जो होल्डर होता है बेसिकली, तो बहुत लोगों को आदत है ऐसे कप से सॉसर में डालेंगे एंड देन प्लेट में डाल के पीते हैं। या अगर छोटे बच्चे को हमें पिलाना हो तो हम उसको ग्लास में अगर दूध दे रहे हैं, अगर ठंडा करके पिलाना है उसको तो एक प्लेट ले लेंगे पतली सी, उसमें डाल के उसको पिलाएंगे। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, जब हम गिलास की बात करते हैं बेटा तो उसका सरफेस एरिया इतना है, जब हम सॉसर में डाल देते तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, हमने टॉपिक किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, तो वहां पे हमने देखा था अगर किसी चीज का सरफेस एरिया बढ़ता है तो वहां पे इवापोरेशन जल्दी होता है। जिसका एग्जांपल हमने देखा था, जब बारिश आती है सड़क पे पानी हो जाता है पूरा, लेकिन वो पानी बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है कंपेयर टू अगर एक वहां पे गड्ढा था उसमें पानी है तो वो इतनी जल्दी इवापोरेट नहीं होगा। सेम चीज है, जब कप में हमारी टी होती है एंड उसको जब हम सॉसर में डालते हैं सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इवापोरेशन जल्दी होता है। इवापोरेशन फास्ट होगा तो कूलिंग इफेक्ट छोड़ेगा, इसीलिए वो कॉफी चाय जो भी पी रहे हो ठंडी हो जाती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। अ सॉसर हैज अ लार्जर सरफेस एरिया देन अ कप प्रोमोटिंग क्विकर इवेपोरेशन, हेंस द टी और मिल्क इन अ सॉसर कूल्स डाउन फास्टर, इसलिए वो जल्दी ठंडा हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। एक क्वेश्चन और है इस पेज में हमारा, दैट इज What type of clothes should we wear in summers? तो गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनते हैं, सुना होगा। हम लोगों को तो ये तो जो फैशन में चीजें हमें तो सब पहनना है, लेकिन बड़े लोग क्या कहेंगे, बेटा गर्मियां है कॉटन के कपड़े पहनो, लाइट कलर के कपड़े पहनो। उससे क्या होता है, लाइट कलर के कपड़े जो ना हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं पहली चीज, और जो कॉटन के कपड़े होते हैं, अब गर्मियों में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, जब स्वेटिंग होती है तो कॉटन जो होता है ना बेटा वो हमारा स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा मतलब उसने एयर के कांटेक्ट में उस स्वेट को छोड़ दिया तो बहुत ज्यादा जल्दी इवापोरेशन हो पाएगा। इवापोरेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगा, तो हमें कॉटन के कपड़ों में कम गर्मी लगती है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, वी शुड वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर, लाइट कलर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हीट, एंड कॉटन क्लोथ्स रिफ्लेक्ट हीट मतलब हीट को कम एब्जॉर्ब करता है वो। ठीक है, cotton clothes because it has pores in it which absorb sweat and allows the sweat to evaporate faster, thereby giving कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, आई होप समझ में अच्छे से आ गए होंगे सारे क्वेश्चन आंसर्स। सो विद दिस हमारे इन बिटवीन क्वेश्चंस खत्म होते हैं, इसके बाद हम आएंगे अपनी बैक एक्सरसाइजेस में, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर एंड बाय बाय।